हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी एक प्रोड्यूसर कोई भी गुड प्रोड्यूस करता है तो क्या करता है, कुछ इनपुट्स फैक्टर यूज करता है, लाइक बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, लेबर, तो लैंड। तो इस तरह से जब वो कुछ फैक्टर्स यूज करता है तो उन फैक्टर्स को हम टू फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स फैक्टर और सेकेंड हमारा होता है वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते किसके साथ, जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है द क्वांटिटी ऑफ विच कांट बी चेंज इन शॉर्ट रन एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। अगर मान के चले आप ज्यादा प्रोडक्शन करें तो ऐसा नहीं आप फिक्स फैक्टर ज्यादा यानी कि लैंड 2-3 खरीद लें, बिल्डिंग 2-3 खरीद लें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका प्लांट्स, बिल्डिंग। नेक्स्ट होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जब हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं अपने आउटपुट की, तो हमें साथ साथ क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स की भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे फिनिश गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल लेबर, जितने ज्यादा लेबर होंगे वो काम उतना ज्यादा करेंगे और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो अभी हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब हम बात करें लॉ ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब जब भी कोई प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो वो दो लॉ फॉलो करता है। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? देखिए, कहा जाता है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम कुछ फैक्टर्स को तो फिक्स मान लेते हैं और एक फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर मान के चलते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा आउटपुट है वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कितनी कौन सी स्टेज तक जो हमारा आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है हमारा, वो बढ़ेगा, और कहाँ आकर जो है हमारा जो आउटपुट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें फील होगा कि अब इससे ज्यादा हमें वेरिएबल फैक्टर्स नहीं बढ़ाने चाहिए। तो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। The law of variable proportion states that as the quantity of one factor increased, कौन सा one factor है आपका, variable factors है, increase keeping the other factors fixed, the marginal product of the factor will eventually decline, एक टाइम बाद decline होना start हो जाता है। This means that up to the use of certain amount of variable factor, marginal product of factors may increase and after a certain state it start diminishing. The classical economists call it law of diminishing returns. तो कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, तो एक टाइम तक तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट उसके बाद क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि एक फैक्टर से चल रहा है ये, हमने एक फैक्टर को ही इंक्रीज कर रहे हैं। और इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो हम बेटा इसमें 3 स्टेजेस पढ़ते हैं। जो हमारी 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो जो फर्स्ट स्टेज है स्टेज 1, इसमें आपका क्या होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो भी बढ़ता होता है और जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता होता है। कब बढ़ता होता है, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, बट जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है वो कंटिन्यूस टू राइज, वो बढ़ता रहता है। ठीक है, और एक एंड पॉइंट पे, यानी कि जब आपकी स्टेज 2 एंड होती है तब आपका MP0 यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट में एंड में चेंज होता है वो MP आपका क्या होता है, 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम हो जाता है। कब, एट द एंड ऑफ स्टेज 2। फिर आती है स्टेज 3। इसमें क्या होता है कि अगर आपने वेरिएबल फैक्टर अब भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज किए तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो तो डिक्लाइन होगा ही होगा, जो TP होगा वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो MP है यानी कि जो चेंज इन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक टेबल देख लेते हैं, उससे हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है यूनिट्स ऑफ लैंड, ये फिक्स फैक्टर है, इसमें तो हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते।
फिर है हमारा यूनिट्स ऑफ लेबर, ये यूनिट्स ऑफ लेबर है, यानी कि हमारा क्या है, ये है हमारा वेरिएबल फैक्टर। इससे अब देखिए ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट से हमने क्या निकाल लिया, एवरेज प्रोडक्ट डिवाइड करके 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5, और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, चेंज इन प्रोडक्ट माइनस करके 5 माइनस 2 इज 3, 2 से ऊपर तो कुछ था नहीं, यानी 0 होगा तो 2, 9 माइनस 5 4, तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब स्टेजेस की बात करें तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो फर्स्ट स्टेज में आपका एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ रहा है ना, यानी कि टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज जो आपका टोटल प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो गए हैं, आपके इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और जो आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या है, इस समय आपका मैक्सिमम है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में देखिए बेटा, जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। आपका जो अभी टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज है, ठीक है, अभी बढ़ रहा है, बट जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, क्लियर। और जो आपका टीपी है वो मैक्सिमम है, कैसे पता चल रहा है मैक्सिमम है, क्योंकि नीचे अगर हम वैल्यू देखें तो 14 है जो कि कम है 15 से, तो यहाँ पर क्या है, हमारा मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट है। तो अब स्टेज 3 की बात कर लें तो देखिए स्टेज 3 में क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट तो डिक्लाइन हो ही रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, वो हमारा नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो स्टेज 3 तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें तो सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है, किसको, प्रोड्यूसर को। अब इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अगर हम ग्राफिकली इसको शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जो ऊपर है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट है और नीचे वाले ग्राफ हम क्या शो कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। देखिए जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, एंड है हमारा फर्स्ट स्टेज का, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। और फिर यहाँ पर आके देखिए जहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेज एंड हो गई, ये तो आपकी फर्स्ट स्टेज चल रही है यहाँ से यहाँ तक, जो फर्स्ट स्टेज हमारी एंड हो गई है वहां पर एपी और एमपी इक्वल हो चुके हैं, और एपी यहाँ पर क्या था, हमारा मैक्सिमम था। उसके बाद क्या हो गया, एपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और एमपी भी डिक्लाइन हो रहा है। तो एट द स्टेज ऑफ 1 ये देखिए आप, यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा इसके बाद, बट जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेज 2 की बात कर लें तो देखिए एट द एंड ऑफ द स्टेज 2 जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम, यानी कि इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ सकता, और स्टेज 2 के एंड में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो चुका है और जो आपका एपी है वो क्या हो रहा है, आगे से आगे डिक्लाइन होता जा रहा है और ज्यादा कम होता जा रहा है। अब स्टेज 3 की बात करें तो देखिए स्टेज 3 में क्या हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपका स्टार्ट फॉलिंग, यानी कि अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो स्टेज है ये कैसी स्टेज है, ये ऐसी स्टेज है जहां पर कोई भी वर्क करना नहीं चाहेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट ही आपका कम होने जा रहा है, नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर को, ठीक है। ये पता कैसे चल रहा है कि देखिए इधर जो एमपी है वो नेगेटिव है, यानी टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, उल्टा डिक्रीज हो रहा है। तो यही जो बातें जो हमने ग्राफ में देखी है यही मैंने इसमें स्टेज में एक्सप्लेन की है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो ये जो ग्राफ की है ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बताया कि स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है और स्टेज 3 में क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ये हम पढ़ते ही क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बेटा, हम स्टेज एनालिसिस करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो एक प्रोड्यूसर है वो रैशनल थिंकिंग कर सके कि कौन सी स्टेज पे उसे काम करना है और कौन सी स्टेज पे उसे अपना जो वर्क है वो स्टॉप कर देना है और कौन सी स्टेज पे उसे अपना काम और भी कंटिन्यूअसली करते रहना है। तो स्टेज एनालिसिस से पहले तो हमें एक रिलेशनशिप पता चलती है किस किस की, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की, कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कब टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, एपी कब बढ़ता है, इसके बारे में पता चलता है। क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो हमारा क्या होता है, हम रैशनल डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सी स्टेज पे हमें काम करना है। इट हैज आइडेंटिफाइड द स्टेज ऑफ रैशनल डिसीजन बाय अ फर्म इन व्हाट follows. We first study the AP MP TP relationship and then focus on the stages of rational decision. तो इससे पहले तो क्या पता चलता है, रिलेशनशिप के बारे में, फिर पता चलता है कि कौन सी स्टेज पे काम करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि
कौन सी ऐसी स्टेज है जो रैशनल डिसीजन पे है कि कौन सी स्टेज पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अगर प्रोड्यूसर फर्स्ट स्टेज पे रुक जाता है तो उसको भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर वो काम वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए तो उसको क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज पे तो वो रुकना नहीं चाहेगा, वो सोचेगा यार अभी तो मेरे को टोटल प्रोडक्ट मेरा बढ़ रहा है, अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहा हूँ और मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है तो अभी तो मैं, और मेरा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो अभी भी मैक्सिमम पहुंचा नहीं है, तो मैं अभी और क्या करूं, प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, जब सेकंड स्टेज आई तो अभी भी आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट सेकंड स्टेज के एंड पे क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया, यानी कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना। चाहे आप जितने मर्जी वेरिएबल फैक्टर्स लगा लो, जितने मर्जी लेबर ले आओ, रॉ मटेरियल ले आओ, अब इससे ज्यादा आपका टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ना। क्योंकि जो कैपेसिटी है फिक्स फैक्टर की, यानी कि कोई मशीन मान के चलिए, आप कोई बिल्डिंग मान के चलिए, कोई लैंड मान के चलिए, इससे ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब वहां पे अब स्टॉप हो चुका है, और जो आपका एमपी है यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है वो अब नहीं बढ़ना। ठीक है, तो स्टेज सेकंड पे आके हम रुक गए, इससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और स्टेज 3, अगर फिर भी हम ना कहना माने, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाएं, लेबर और ले आए, रॉ मटेरियल और ले आए, तो क्या हो जाएगा, जो है टोटल प्रोडक्शन में फॉल हो जाएगा। यानी कि स्टेज 3 जो है कुल मिला के नुकसानदायक है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कौन सी स्टेज जो हो सकती है वो हमारे लिए रैशनल डिसीजन के लिए सही है, सेकंड स्टेज। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। In order to achieve maximum profits, the rational decision of प्योरली कॉम्पिटेटिव फर्म विल बी ऑपरेट इन स्टेज सेकंड। क्योंकि स्टेज सेकंड में क्या है कि एंड में तो आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया, और स्टेज सेकंड में आपको फायदा हो रहा है कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ठीक है, स्टेज 1 में देखिए क्या हो रहा है। इन स्टेज 1 हम स्टेज 1 पे क्यों ना रुके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स इज यील्डिंग हायर एंड हायर एडिशनल आउटपुट। जितना वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रही हूँ, मेरे टोटल प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है, एमपी भी मेरा एक बार बढ़ रहा है स्टेज 1 में। इट इम्प्लाइज दैट एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा होगा, तो ये मेरा मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी कि कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन जा रहा हो रहा है। तो नो रैशनल प्रोड्यूसर विल एवर स्ट्राइक एंड इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी इज फॉलिंग। जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा हो, यानी कि जितना आप खर्चा कर रहे हैं बहुत कम हो रहा हो, तो वहां पर कोई नहीं रुकना चाहेगा, हर कोई चाहेगा अभी तो कम कॉस्ट में चीजें बन रही है और बना लूं। ठीक है, in stage 3, employment of every additional unit of the variable factor is yielding negative MP। marginal product यानी change in product जो है वो गिर रहा है, नीचे नेगेटिव जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। implying of all in total outputs with implying a fall in total output with the employment of additional unit। आप जितना मर्जी प्रोडक्शन के लिए वेरिएबल फैक्टर यूज कर लो, और लेकिन प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन गिर ही रहा है। इट इज फुलिश टू एक्सेप्ट अ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट। जब आपका टोटल आउटपुट गिर रहा और फिर भी आप काम करें तो ये तो बेवकूफी वाला काम होगा। ठीक है, तो ये बात हमें कहाँ पे लेके जाती है, ये बात हमें लेके जाती है कि जो स्टेज सेकंड है वो क्या हमारी रैशनल डिसीजन की स्टेज है। इट इज ओनली इन दिस स्टेज दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अकॉर्डिंगली वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर इकोनॉमिकली रिडक्टेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। 1 और 2 तो हम गए प्रोड्यूस को एक्सेप्ट हो सकती है, पर 1 पे वो रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी भी उसका मार्जिनल कॉस्ट कम है और वो और प्रोडक्शन कर सकता है। तो इट इज सेकंड स्टेज विच अफेक्ट द प्रोड्यूसर द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेज सेकंड में उसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो एनी प्रोड्यूसर वुड लाइक टू क्विकली पास थ्रू स्टेज 1 एंड अवॉइड स्टेज 3। तो चाहेगा पहली स्टेज तो मैं क्रॉस कर जाऊं, क्योंकि स्टेज 1 पे मार्जिनल कॉस्ट कम है, और ज्यादा प्रोडक्शन करूं, और स्टेज 3 कभी ना आने दूं क्योंकि इसमें टोटल प्रोडक्शन कम होगा, एंड सेटल इन स्टेज सेकंड। तो कहाँ रुकना चाहेगा, स्टेज सेकंड पे, ताकि उसको क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, और आप इसे अच्छे से अपने नोट्स बना सकें, पेपर में अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।